हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर हमारा है 4। चैप्टर 4 में जो पार्ट है हमारा वो 17 है। पार्ट 16 तक मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारा इस चैप्टर का आधा सिलेबस कवर हुआ है। आधा सिलेबस अभी रह गया है क्योंकि ये चैप्टर एक 50 रुपये की जो कॉपी आती है उसके बराबर इसमें चैप्टर 4 में क्वेश्चंस हैं, जो इसमें इतनी बड़ी कॉपी बन सकती है कि चैप्टर 4 पूरा एक कॉपी में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड से आप क्या समझते हो। कल हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने उसमें पढ़ा था कि ओकाजाकी खंड क्या होता है और पश्चिगामी राज्य, ये दोनों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ओकाजाकी खंड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डीएनए द्विगुणन की क्रिया के दौरान 5-3 दिशा में पाए जाने वाले मुख्य स्टैंड पर ये ओकाजाकी खंड बनते हैं। मतलब जिनका जो 5 और 3 होगा उन पर ओकाजाकी खंड देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंड के रूप में होते हैं। ये जो ओकाजाकी खंड देखने को मिलेंगे आपको, वो छोटे छोटे खंडों में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, जैसे और इनकी दिशा पश्चिगामी होती है। छोटे छोटे खंडों में न्यूक्लियस छोटे छोटे खंडों में दिखेंगे और इनकी दिशा जो होती है पश्चिगामी होती है। ये ओकाजाकी खंड डीएनए लिंकेज एंजाइम के द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें पश्चिगामी रज्जु का निर्माण करते हैं। ये हमारा जो ओकाजाकी खंड है इसकी शॉर्ट डेफिनेशन थी, उसको हमने इसमें कवर किया। अब हम इसके अग्रगामी और अग्रगामी रज्जु तथा पश्चिगामी रज्जु में अंतर बताएंगे। फ्रेंड्स, हमें ये भी अधिक देखने को मिलता है, कोई भी पूछता है हमसे अग्रगामी और पश्चिगामी रज्जु के अंतर बताइए। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये स्टैंड डीएनए की ओर 3 से 5 स्टैंड पर बने होते हैं, लेकिन पश्चिगामी ये स्टैंड डीएनए की 5 से 3 स्टैंड पर बने होते हैं। इस स्टैंड का संश्लेषण एक श्रृंखला के रूप में होता है। सेकंड, इस स्टैंड का संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंडों के रूप में होता है। थर्ड है, इस स्टैंड पर आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। थर्ड, इस स्टैंड पर आरएनए प्राइमर का निर्माण नहीं होता है। अग्रगामी रज्जु के संश्लेषण में डीएनए लाइकेज एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। और पश्चिगामी रज्जु को ओकाजाकी खंड को जोड़ने के लिए लाइकेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये हमारे फ्रेंड्स कुछ 4 पॉइंट है जो अग्रगामी और पश्चिगामी के अंतर को स्पष्ट करते हैं। आपको फ्रेंड्स अगर और भी यदि कोई याद हो तो कर सकते हो, मुझे ये ठीक 4 कंफर्म लगे तो मैंने इनको नोट्स किया। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा है, ये वाला। मैं अब आपके साथ एक क्वेश्चन इसी में और जोड़ती हूँ जो आपके प्रैक्टिकल के तौर पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रयोगात्मक सिद्ध कीजिए कि डीएनए में द्विगुण अर्धसूत्री विधि के द्वारा होता है। मेल्सलेन तथा स्टालिन नामक वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग को समझाइए। फ्रेंड्स, ये एक प्रयोग द्वारा है कि सिद्ध करें हम इसमें डीएनए में द्विगुण अर्धसूत्री विधि के द्वारा बताना है। फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक ही वीडियो में रख लिया है, शॉर्ट जो हमें कभी टिप्पणी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आप इससे ना घबराएं और अच्छे से अपना थ्योरी जो क्वेश्चन है उसे हैंडल करें। हम बात करते हैं डीएनए में द्विगुण अर्धसूत्री विधि के द्वारा होते हैं। इसकी पुष्टि में मेल्सलेन व स्टालिन नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग इसमें की है। मेल्सन व स्टालिन का प्रयोग मेल्सलेन तथा स्टालिन ने अपना प्रयोग ईस्ट इरियाई कोलाई नामक जीवाणु पर किया। इन्होंने अपने प्रयोग में नाइट्रोजन 14 तथा नाइट्रोजन 15 नामक नाइट्रोजन क्षार का इस्तेमाल किया। इन्होंने नाइट्रोजन क्षार वाले डीएनए को कल्चर किया, जिससे बनने वाला नया एक स्टैंड N14 द्वारा एक स्टैंड N15 वाली होती है। अब जब इन्होंने
कल्चर किया तो उस एक स्टैंड उसमें N14 था तथा एक स्टैंड उसमें N15 वाला होता है। अब पहली पीढ़ी इससे हाइब्रिड DNA N14 N15 को पुनः N14 के माध्यम से कल्चर किया, जिससे N14 वाले N4 DNA में बढ़ते चले गए। मतलब आप सोच सकते हैं जैसे कि इन्होंने एक कोलाई नामक जीवाणु उस पर इन्होंने कार्य किया, अपना प्रयोग किया, उसमें N14 N15 नामक नाइट्रोजन क्षार का इस्तेमाल किया था। जैसे कि अब उन्होंने नाइट्रोजन क्षार वाले DNA को कल्चर कराया जिससे बनने वाले नए एक स्टैंड N14 था तथा एक N15 में इन दोनों से इन्होंने कल्चर कराया था, लेकिन उनसे बनने वाला एक स्टैंड था। और अब पहली पीढ़ी में हाइड्रोविक DNA N14 N15 को पुनः माध्यम में कल्चर किया, मतलब इन दोनों को अब हाइब्रिड में पुनः माध्यम में कल्चर किया, तो जिससे N14 वाले N4 DNA में बढ़ते चले गए। मतलब N14 की जो संख्या है वो हमें बढ़ती दिखाई दी थी। आगे बात करते हैं, इसका डायग्राम है। जैसे कि हम बात करेंगे, हमने ये एक डायग्राम बनाया है N14 N15 को इस तरीके से डिवाइड किया, जो जब अब हमने इन दोनों पे कल्चर कराया N14 का N15 का, तो ये काफ़ी भागों में डिवाइड होते गए। जैसे कि उस टाइम तो एक बार कल्चर कराया, अब हाइब्रिड DNA N14 N15 के कारण इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं कि N इसमें बराबर हो गया है, लेकिन इसमें N14 की जो मात्रा है वो अधिक देखने को मिली है। हाइब्रिड जैसे हाइब्रिड DNA N14 N15, लाइट DNA N14 N14, ये दोनों हैं लाइट DNA। इसमें आधे से ये दोनों, ये ब्लैक से सॉरी धोखे से हो गया था, इसलिए आप ये रेड है, दोनों लाइट DNA N14 है इनको, क्योंकि जो N15 से जो हाइब्रिड कराया था उसमें हमें N14 की जो संख्या है वो अधिक देखने को मिली है। और ये हाइब्रिड DNA N14 N15 ये दोनों सेम है और इन दोनों में N14 दोनों एक सेम जैसी क्रिया होती है। ये है अर्धसूत्री DNA की। कल आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही था कि DNA में द्विगुण अर्धसूत्री विधि के कारण, ये उस कारण को आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा गला खराब है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपको ऐसे का ऐसे ही बना के आना है। फ्रेंड्स मैं इसमें 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ जो आपके एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन इसमें थर्ड है जो हमें किसी भी टिप्पणी के रूप में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी टू दी पॉइंट पे। किसी वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि DNA अणु का द्विगुणन द्विदिशात्मक होता है, अथवा DNA का द्विगुणन द्विदिशात्मक समझाइए। मतलब हमें इसे समझाना है कि जो DNA होता है वो द्विगुणन द्विदिशात्मक कब होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स ये आपको टिप्पणी के रूप में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको जो एक ही वीडियो में 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन देखने एक ही साथ ला के रखे हैं। DNA द्विगुणन द्विदिशात्मक होते हैं, इसका वर्णन हुबरमैन व रिक्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे। हुबरमैन व रिक्स नामक वैज्ञानिक ने किए थे, 1968 में किया। इसके अनुसार द्विगुणन बिंदु पर मौजूद हेलिकेज एंजाइम दोनों स्टैंड को अलग कर देते हैं, जिससे एक स्टैंड पर DNA का द्विगुणन अग्रगामी दिशा में होने लगता है। जो हमारे द्विगुणन बिंदु पर जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं वो दोनों स्टैंडों को अलग कर देते हैं, जिससे एक स्टैंड का निर्माण होता है। दोनों को अलग करने के बाद हमें एक प्राप्त होता है। अब हम DNA का द्विगुणन अग्रगामी दिशा में होने लगता है और दूसरे स्टैंड पर पश्चिगामी दिशा में DNA श्रृंखला का संश्लेषण होता है। इसीलिए DNA का द्विगुणन दो दिशाओं में अलग अलग होता है, अतः इसे द्विदिशात्मक गुणन कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें द्विदिशात्मक गुणन का कारण कौन सा और वो कौन कौन से हैं जो दोनों दिशाओं को अलग करते हैं। जैसे कि दिशा अग्रगामी दिशा और पश्चिगामी दिशा, ये दोनों DNA की द्विगुणन दिशा को अलग अलग करते हैं। जैसे कि पहले हमें एक स्टैंड
द्विगुण से प्राप्त होती है। अब अग्रगामी दिशा में होने लगता है और दूसरा स्टैंड पश्चिमगामी दिशा में, तो हमें इन दोनों श्रृंखलाओं से संश्लेषण होता है, इसलिए डीएनए के द्विगुण दोनों दिशाओं में अलग अलग होते चले जाते हैं अग्रगामी और पश्चिमगामी के कारण। अब आप देख सकते हैं कि इसे हम द्विदिशा गुणन कहते हैं। 5th क्वेश्चन है ट्रोपोआइसोमेरेज। ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम से आप क्या समझते हो और इसका क्या कार्य है? ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम को हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन में आपको बताते हैं, जैसे कि डीएनए द्विग्रहण की क्रिया के दौरान ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम की भांति डीएनए स्ट्रैंड को खोखला करने का कार्य करती है। मतलब जो है ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम है वो हेलिकेज एंजाइम की भांति डीएनए को खोखला करता है, यही उसका कार्य होता है। और ये ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कौन सा? ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम फर्स्ट, ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम सेकंड। आगे बात करते हैं, ये उसकी कुछ पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम का डीएनए गाइगेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये आपके चारों जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। आप इनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स के रूप में प्लीज़ इनको नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और कैसे है। सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अधिकतर अंतर देखने को मिलता है। ये भी हमारा 3rd क्वेश्चन है, जो आप कल्चर इसके द्विगुण की विधि और इसके डायग्राम के साथ आप इसे बता सकते हैं। फोर्थ है, आप देख लें और आप इनको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इनके अच्छे से नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स, आगे का जो क्वेश्चन है, जो वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आती हूँ। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।